किसी गांव में राजू नाम का एक नौजवान रहता था। राजू दिल का साफ और सीधा था, लेकिन उसकी इसी सादगी को लोग उसका पागलपन समझते थे। वो मेहनत तो पूरी करता, पर हिसाब किताब में कच्चा होने के कारण हमेशा ठगा जाता था। राजू चिलचिलाती धूप में जमींदार के खेत में कुदाल चला रहा था। वो पसीने में नहाया हुआ था। तभी जमींदार ठाकुर सज्जन सिंह अपने चमचे कल्लू कालिया हाथ के साथ वहाँ आता है। अरे 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 रुक राजू रुक, ये क्या गजब कर दिया तूने। अरे भाई, मैंने तुझे काम पर लगाया था या मेरा नुकसान करने के लिए बुलाया था? मैंने तुझे कहा था कि खेत की खुदाई इंच के हिसाब से होनी चाहिए, और तूने तो यहाँ बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए। क्या हुआ ठाकुर साहब, आप तो सुबह कह रहे थे कि गहराई तक खुदाई होनी चाहिए ताकि फसल की जड़ें मजबूत हों। देखिए, मैंने पूरे खेत की मिट्टी एकदम ढीली कर दी है। अरे मूर्ख, मैंने गहराई कही थी, कुआं खोदने को नहीं कहा था। तूने तो मिट्टी इतनी गहरी खोद दी कि अब जब मैं इसमें सिंचाई करूंगा तो सारा पानी जमीन की गहराई में उतर जाएगा। मिट्टी इतनी ज्यादा पानी पिएगी कि कई दिनों तक नमी नहीं होगी। पर मालिक, मिट्टी पानी पिएगी तो अच्छा ही है ना, पौधों को पानी मिलेगा। अरे अकल की दुश्मन, ज्यादा पानी पीने से बीज फूल जाएंगे और वहीं के वहीं सड़ जाएंगे। अब जब मैं बीज डालूंगा तो वो मिट्टी के अंदर ही घुटकर मर जाएंगे। मेरा तो पूरा सीजन बर्बाद हो जाएगा। तूने तो मेरे खेत को फालूदा बना दिया। मालिक, मुझे लगा मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। आपने ही तो कहा था कि जितनी गहरी खुदाई उतनी अच्छी फसल। अरे भाई, हर चीज की एक सीमा होती है। अब देख, तूने जो ये मिट्टी जरूरत से ज्यादा खोदी है, उसे वापस बराबर करने के लिए मुझे कल 2 मजदूर और लगाने पड़ेंगे जो मिट्टी को दबाकर समतल करेंगे। अब तू ही बता, उन मजदूरों के पैसे क्या मैं अपनी जेब से दूंगा? नहीं मालिक, ये तो मेरी गलती है। देख, तू गरीब आदमी है, इसलिए मैं तेरा हक नहीं मारूंगा। ये 30 रुपए रख ले, बाकी के 20 रुपए मैं उन लोगों को दूंगा जो कल आकर इस मिट्टी को ठीक करेंगे, ताकि पानी कम सोखे। अगली बार से अकल का इस्तेमाल ज्यादा करना और कुदाल का कम। ठीक है ठाकुर साहब, अगली बार मैं बस मिट्टी के ऊपर ही कुदाल मारूंगा ताकि पानी नीचे न जा पाए। राजू खेत से बुझे मन के साथ लौट रहा था। रास्ते में गांव के सबसे चालाक बनिए धनी राम की दुकान पड़ती थी। धनी राम ने उसे आवाज दी। अरे अरे, ओ राजू बेटा, जरा इधर तो आ। क्या हुआ, इतना उदास होकर कंधा लटकाए कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं सेठ जी, आज तो अनर्थ हो गया। मैंने खेत थोड़ा ज्यादा गहरा खोद दिया। अब ठाकुर साहब कह रहे हैं कि मिट्टी सारा पानी पी जाएगी और बीज सड़ जाएंगे। मेरा पूरा दिन बेकार गया। ओहो, तभी तो मैं कहूँ कि ठाकुर दूर से इतना हाथ पैर क्यों पटक रहा था। उसने तुझे फिर चुना लगा दिया ना। देख राजू, ठाकुर तो सीधा आदमी है, उसे हिसाब किताब नहीं आता। असली गलती तेरी नहीं, तेरी अकल की है। तुझे पता है कि तू ठगा क्यों जाता है? क्यों सेठ जी? क्योंकि तेरे पास वजनदार ज्ञान नहीं है। देख, शास्त्रों में लिखा है कि जो इंसान जितना ज्यादा बोझ उठाता है उसकी अकल उतनी ही मजबूत होती है। अब देख, ये मेरी अनाज की बोरी यहाँ फालतू पड़ी है, तू इसे अपने सर पर लाद कर जरा मेरे घर तक छोड़ दे। इससे तेरी अकल की कसरत होगी और मैं तुझे वो गुप्त मंत्र बताऊंगा जिससे कोई ठाकुर तुझे दोबारा नहीं ठग पाएगा। पर वो मंत्र मैं सिर्फ अपने खास लोगों को देता हूँ। सच में सेठ जी, क्या वो मंत्र आप मुझे देंगे? क्यों नहीं, तू बस ये अनाज की बोरी मेरे घर तक पहुंचा दे, फिर मैं तुझे वो करोड़ों की सलाह मुफ्त में दे दूंगा। ठीक है सेठ जी, अगर इससे मेरा फायदा होता है तो मैं अभी पहुंचा देता हूँ। राजू भारी बोरी को अपने सर पर रखता है और लड़खड़ाते हुए बनिए के घर की ओर बढ़ता है। वो कांपते हुए बनिए के घर तक पहुंचता है और बोरी पटक देता है। सेठ जी, बोरी रख दी। अब वो मंत्र बता दीजिए जिससे कोई मुझे बेवकूफ ना बना पाए। तो सुन बेटा, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि जो इंसान बिना पैसे लिए किसी का भारी बोझ उठाता है वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होता है। आज के बाद कभी भी किसी का काम मुफ्त में मत करना। पर सेठ जी, अभी तो मैंने आपका काम मुफ्त में किया। अरे तभी तो, देख, मैंने तुझे प्रायोगिक सिखाया है। अगर मैं वैसे ही बोल देता तो तुझे याद नहीं रहता। अब इस सबक की कीमत समझ और घर जा। ये सलाह तुझे आगे बहुत काम आएगी। सूरज ढल चुका था। राजू थका हारा, धूल से सना हुआ अपने घर के आंगन में कदम रखता है। उसकी माँ दरवाजे पर ही बैठी उसका इंतजार कर रही थी। राजू चुपचाप अपनी जेब से वो 30 रुपए निकालता है और माँ की तरफ बढ़ा देता है। ये क्या है राजू, सुबह से गया था, दिन भर उस ठाकुर के खेत में अपनी हड्डियां तुड़वाई और शाम को हाथ में ये 30 रुपए लेकर आया है। पूरे दिन की मजदूरी कहाँ है?
माँ, वो ठाकुर साहब कह रहे थे कि मैंने मिट्टी ज्यादा गहरी खोद दी, अब खेत सारा पानी पी जाएगा, तो उन्होंने मेरे पैसों में से पानी का हर्जाना काट लिया और फिर बनिया जी ने मुझे अकल की कसरत कराई। अरे मेरा फूट करम, अक्ल की कसरत नहीं, उसने तेरी मूर्खता का फायदा उठाया होगा। बेटा तू इतना सीधा है कि तुझे ये दुनिया कच्चा चबा जाएगी। पर माँ, उन्होंने तो मुझे कीमती सलाह दी है कि बिना पैसे के बोझ नहीं उठाना चाहिए। उस बनिए ने तुझे फिर ठग लिया होगा बेटा, तू बहुत सीधा है। यहाँ लोग तुझे चैन से जीने नहीं देंगे। एक काम कर, तू कल सुबह अपनी ससुराल जा और बहू को ले आ। कम से कम घर में कोई तो अक्लमंद होगा जो तुझे संभालेगा। मैंने कल क्या कहा था? जल्दी तैयार हो जा और निकल। माँ, उसने कहा था कि कुछ दिन में आ जाऊंगी। अभी कुछ दिन पूरे कहाँ हुए? बेटा वो कुछ दिन कब के बीत गए। अब मेरी बात मान और आज ही निकल जा। कुछ देर बाद वो तैयार हो जाता है। देख, रास्ता लंबा है और बीच में घना जंगल पड़ता है। बस एक बात गांठ बांध ले, जहाँ रात हो जाए वहीं किसी आसपास के गांव में रुक जाना। अंधेरे में सफर करना ठीक नहीं होता। ठीक है माँ, जहाँ रात वहीं पड़ाओ, आपकी बात नहीं टालूंगा। वो अपने घर से निकल पड़ा। राजू अपनी धुन में चलता रहा। कई घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा और परिंदे अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे। लेकिन राजू का ध्यान सिर्फ आसमान पर था। उसे डर था कि कहीं माँ की दी हुई हिदायत टूट न जाए। सूरज दादा तो डूबने को तैयार हैं, बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर। चलते चलते राजू अपने ससुराल वाले गांव के मुहाने पर पहुंच गया। सामने ही उसे अपने ससुर का घर और गांव की गलियां दिखाई दे रही थी, लेकिन तब तक थोड़ा अंधेरा होने लगा था। अरे लो, हो गई रात। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो माँ की आज्ञा का अपमान होगा। राजू के सामने उसका ससुराल था। मुश्किल से कुछ कदम की दूरी पर घरों से दियों की रोशनी आ रही थी, पर राजू के लिए तो रात वहीं हो गई थी जहाँ वो खड़ा था। सामने तो ससुराल है, लेकिन माँ ने कहा था जहाँ रात हो वहीं रुकना। अब रात तो यहाँ इस पगडंडी पर हुई है। अगर मैं गांव के अंदर गया तो माँ की बात झूठी पड़ जाएगी। नियम तो नियम है। राजू ने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे रास्ते के किनारे एक पुरानी, उजाड़ और बिना दरवाजे वाली झोपड़ी दिखी। चलो, किस्मत अच्छी है, माँ की बात भी रह जाएगी और रहने का ठिकाना भी मिल गया। राजू उस धूल भरी झोपड़ी के अंदर चला गया। बाहर सियार रो रहे थे, पर राजू अपनी सनक में खुश था। अरे गाय जी, लगता है ये आपका घर है। माँ ने कहा है जहाँ रात हो वहीं रुकना, तो क्या मैं आज रात आपके घर में रुक सकता हूँ? आप अपनी जगह बैठी रहिए, मैं कोने में सो जाऊंगा। पूरी रात राजू उस टूटी फूटी झोपड़ी में पड़ा रहा, पर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही सूरज की पहली किरण दिखाई दी, राजू ने अपना झोला उठाया और ससुराल की तरफ निकल पड़ा। चलो, सूरज दादा निकल आए। अब माँ की आज्ञा पूरी हुई। अब मैं बेखौफ होकर ससुराल की दहलीज पार कर सकता हूँ। ससुराल में अभी चहल पहल शुरू ही हुई थी। राजू की सास कमला देवी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उन्हें राजू आता दिखाई देता है। उसे इस हाल में देखकर वो दंग रह जाती हैं। अरे ये तो राजू बेटा है, इतनी सुबह सुबह। प्रणाम सासू माँ। जीते रहो बेटा, पर तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? अभी तो सूरज ठीक से निकला भी नहीं है। घर से किस समय चले थे जो इतनी भोर में यहाँ पहुँच गए? हे भगवान, अब क्या बताऊं? अगर मैंने सच कह दिया कि मैं गांव के बाहर वाली उस टूटी झोपड़ी में पूरी रात एक गाय के साथ सो रहा था, तो सासू माँ मुझे पागल समझेंगी। पूरे गांव में मेरी बदनामी हो जाएगी कि दामाद जी ससुराल की दहलीज पर आकर भी बाहर झोपड़ी में सोए। नहीं, कुछ और ही बोलना पड़ेगा। सासू माँ, मैं उसी समय घर से निकला था जब आप कल शाम को पड़ोस के घर से कुछ सामान लेकर लौट रही थीं। क्या? कल शाम को जब मैं पड़ोस वाली काकी से नमक मांग कर लाई थी तब चले थे? कमला देवी फटी आंखों से अपने दामाद को देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि राजू को घर बैठे कैसे पता चला कि वो पड़ोस से सामान लेने गई थी। अरे बेटा, तुम्हें कैसे पता कि मैं कल शाम को पड़ोस वाली काकी के यहाँ गई थी? तुम तो अपने गाँव में थे। क्या तुम बिना देखे सब जान लेते हो? जी, मुझे सब पता है, बस वक्त का फेर है। अभी कमला देवी कुछ और पूछती, तभी गांव का एक व्यक्ति रामू भागता हुआ आंगन में आता है। वो काफी परेशान दिख रहा है। अरे कमला चाची, कहीं आपने मेरी सफेद गाय देखी है क्या? कल शाम से गायब है। पूरा गांव छान मारा पर कहीं पता नहीं चला। डर लग रहा है कि कहीं कोई उठा ना ले गया हो या जंगल में ना भटक गई हो। अरे ये तो उसी गाय की बात कर रहा है जिसके साथ मैंने झोपड़ी में रात बिताई है। अगर मैंने अभी बता दिया कि वो वहाँ है तो सबको लगेगा कि मुझे घर बैठे सब पता चल गया।
बता दूं या नहीं? अगर नहीं बताया और किसी और ने ढूंढ ली तो मेरा फायदा क्या? और बता दिया तो सासू माँ मुझे अंतर्यामी मान लेंगी। चलो बोल ही देता हूँ। अरे भाई परेशान क्यों होते हो? तुम्हारी गाय कहीं नहीं गई है। तुम बस गांव के बाहर वाली उस पुरानी झोपड़ी में जाओ। तुम्हारी गाय वहीं बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ जाकर देख लो। झोपड़ी में? पर वो तो उजाड़ जगह है। आपको कैसे पता दामाद जी? मैंने कह दिया ना, वही है, जाकर देखिए तो सही। रामू भागकर गांव के बाहर उस झोंपड़ी की तरफ जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसकी आंखें चमक उठती है। उसकी गाय वाकई वहीं सुकून से बैठी जुगाली कर रही थी। अरे वाह, मिल गई। मेरी गाय यही है। दामाद जी तो सच में पहुँचे हुए फकीर हैं। रामू गाय को लेकर वापस आता है और गांव के 2-4 लोग भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। सब राजू को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई भगवान उतर आया हो। चाची, मान गए आपके दामाद को। इन्होंने तो कमाल कर दिया। बिना अपनी जगह से हिले बता दिया कि मेरी गाय कहाँ है। ये तो कोई साधारण आदमी नहीं, ये तो अंतर्यामी है। कमला देवी खामोश खड़ी बस राजू का मुंह देख रही थी। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी, मेरा दामाद तो हीरा है, हीरा। सब जानते हैं ये। कहते हैं कि अच्छी खबर उतनी तेज नहीं फैलती जितनी तेज अफवाह फैलती है। देखते ही देखते पूरे गांव में ढंडोरा पिट गया कि कमला चाची के दामाद के पास दिव्य दृष्टि है। वे जो कह दे वो सच हो जाता है। उधर राजा के महल में एक अजीब घटना घटी। राजकुमारी जब शाही स्नान के लिए गईं, तो उन्होंने अपना कीमती 9 लखा हार उतार कर बाहर रख दिया। वहाँ काम करने वाली राजू की साली की नीयत डोल गई। हाय, कितना सुंदर हार है। इसके एक एक मोती की कीमत तो पूरे गांव की जमीन से भी ज्यादा होगी। उसने इधर उधर देखा और फुर्ती से वो हार उठा लिया। उसने सोचा कि अगर इसे अपने पास रखा तो पकड़ी जाएगी। वो तेजी से रसोई में जाती है और भारी पत्थर का सिलबट्टा उठाकर उसके नीचे हार दबा देती है। जब राजकुमारी बाहर आई और हार गायब पाया, महल में कोहराम मच गया। महामंत्री, कहाँ गया वो हार? क्या महल की दीवारों में हाथ निकल आए हैं? अगर वो हार अगले 1 घंटे में मेरे सामने नहीं आया तो आज इस महल के हर सेवक की तलाशी ली जाएगी और जो दोषी मिला उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। महाराज, हमने कोना कोना छान मारा है, हर कमरे की तलाशी ली, पर हार का कहीं नामो निशान नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसे धरती निगल गई। धरती कैसे निकल जाएगी? किसी ने तो उसे हाथ लगाया होगा। क्या मेरे महल में कोई चोर छुपा बैठा है? तभी वही गाय वाला रामू, जो महल में घास पहुंचाने का काम करता था, हाथ जोड़कर आगे आता है। महाराज, अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझ जैसे छोटे आदमी की बात शायद आपको मजाक लगे, पर हार मिल सकता है। जल्दी बोल रामू, अगर हार नहीं मिला तो आज सबकी खैर नहीं। महाराज, हमारे गांव में कमला चाची के दामाद आए हुए हैं। वो कोई मामूली इंसान नहीं, अंतर्यामी है महाराज। मेरी खोई हुई गाय उन्होंने घर बैठे ढूंढ निकाली। उन्हें सब पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ छुपी है। क्या इतना बड़ा विद्वान हमारे राज्य में है और हमें खबर तक नहीं? मंत्री, अभी के अभी जाइए और कमला देवी के साथ उनके उस चमत्कारी दामाद को ससम्मान दरबार में हाजिर कीजिए। सैनिकों को अपने दरवाजे पर देखकर कमला देवी घबरा जाती हैं। माँ जी, महाराज ने आपके दामाद को याद किया है। उन्हें शाही हार की चोरी की गुत्थी सुलझानी है। चलिए। देखा राजू बेटा, तुम्हारी कीर्ति अब महलों तक पहुंच गई है। चलो राजा को अपना चमत्कार दिखा दो। राजू बेचारा चुपचाप खड़ा था। उसे क्या पता था कि माँ की बात मानकर एक रात झोपड़ी में रुकना उसे सीधे राजा के बीच ले खड़ा करेगा। राज दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा विक्रम सिंह अपनी ऊंची गद्दी पर बैठे थे। उनकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं। तभी सैनिकों के साथ कमला चाची और सहमा हुआ राजू दरबार में प्रवेश करते हैं। तो तुम ही हो वो चमत्कारी दामाद। गांव गांव में तुम्हारी चर्चा है कि तुम्हारी नजरों से कुछ नहीं छुपता। क्या तुम सच में बिना देखे सब कुछ बता देते हो? वो महाराज, मैं तो बस। अरे महाराज, मेरा दामाद तो साक्षात देववंश है। आप इससे क्या पूछ रहे हैं? इसने तो घर बैठे बैठे रामू की खोई हुई गाय बता दी। और तो और इसे ये भी पता था कि मैं पड़ोस से कब और क्या सामान लाई हूँ। आप हुक्म तो कीजिए, आपकी बेटी का हार ये पलक झपकते ही ढूंढ निकालेगा।
शांत रहो, याद रखना ये राजा का दरबार है, कोई हंसी चिटोली का बाजार नहीं। अगर तुम्हारी ये बातें सच हैं तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम हार नहीं ढूंढ पाए तो राज्य में झूठी अफवाह फैलाने और राजा को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें इसी महल के सामने फांसी दे दी जाएगी। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गया। आज तो मैं गया। महाराज, आप शक क्यों कर रहे हैं? आप पूछ कर तो देखिए। मेरे दामाद के लिए ये बच्चों का खेल है, क्यों राजू बेटा, है ना? तो बोलो अंतर्यामी जी, कहाँ है राजकुमारी का कीमती हार? अभी बताओ। महाराज, ऐसी दिव्य शक्तियाँ शोर शराबे में काम नहीं करती। हार मिल जाएगा, पर उसके लिए मुझे ग्रहों की दशा देखनी होगी। मुझे 1 रात का समय चाहिए। मैं कल सुबह आपको बता दूंगा कि हार कहाँ है। ठीक है, तुम्हें कल सुबह तक का वक्त दिया जाता है, लेकिन याद रहे कल सूरज ढलने से पहले या तो हार मेरे हाथ में होगा या तुम्हारा गला फंदे पर। जहाँ एक तरफ राजू की जान हलक में अटकी थी, वहीं उसकी साली के भी होश उड़े हुए थे। उसने सोचा था कि हार बाद में निकाल लेगी, पर महल में चप्पे चप्पे पर पहरा। राजा के दरबार से लौटने के बाद कमला चाची के घर का माहौल भारी था। गांव वाले तो सो गए थे, पर उस घर की 4 दीवारी के भीतर 3 जिंदगियां दांव पर लगी थीं। ये जीजा जी तो सच में मुसीबत बन गए। हार अभी भी रसोई में उसी भारी सिलबट्टे के नीचे दबा है। पहरा इतना सख्त था कि वहाँ तक जाना मुमकिन ही नहीं। अगर कल सुबह इन्होंने मेरा नाम ले दिया तो मेरा क्या होगा? जी, आप बैठ जाइए। ऐसे कमरे के चक्कर काटने से हल नहीं निकलेगा। आप तो सच में सब जानते हैं ना, फिर डर क्यों रहे हैं? कल सुबह राजा को सच बता दीजिएगा। भाग्यवान, तुम नहीं समझोगी। जानना और बताना 2 अलग बातें हैं। राजा बड़ा सख्त है। अगर कल उसे वो हार नहीं मिला तो समझो तुम्हारे सिर से पति का साया उठ जाएगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब सो जाइए, कल बड़ा दिन है। पत्नी तो बेफिक्र होकर सो गई, पर राजू की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मौत का डर सामने नाच रहा था। वो फूट फूट कर रोने के बजाय अपनी बेबसी को गुनगुनाने लगता है। आजा आजा रे निंदिया, सबेरे काटी जाएगी मुंडिया। आजा आजा रे निंदिया, सबेरे काटी जाएगी मुंडिया। पास के ही कमरे में राजू की साली, जिसका नाम निंदिया था, करवटें बदल रही थी। हार चुराने के बाद से उसकी रूह कांप रही थी। जैसे ही राजू के गाने के बोल उसके कानों में पड़े, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये मैंने क्या सुन लिया? जीजा जी तो सच में अंतर्यामी निकले। उन्हें तो ये तक पता चल गया कि हार मैंने ही चुराया है। अगर उन्होंने राजा के सामने मेरा नाम ले दिया तो राजा मुझे कोल्हू में पिसवा देंगे। नहीं, मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। तभी निंदिया राजू के पास जाती है। जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आपकी पहुंच इतनी ऊपर तक है। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने राजकुमारी का हार चुराया। अच्छा, तो वो हार तूने चुराया है? कहाँ है वो? डर के मारे मैं उसे घर नहीं ला सकी। मैंने उसे महल की रसोई में सिलबट्टे के नीचे छुपा दिया है। आप बस राजा से ये कह दीजिएगा कि हार वहाँ है, पर मेरा नाम मत लीजिएगा। मैं आपकी उम्र भर सेवा करूंगी। ठीक है, जा चुपचाप सो जा। अगर तूने आगे से ऐसी हरकत नहीं की तो तेरा नाम मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। जा सो जा अब। निंदिया तो जान बच जाने की खुशी में चली गई, पर राजू को अब सच में ऐसी नींद आई कि जैसे दुनिया का सारा बोझ उसके सिर से उतर गया हो। अगली सुबह राजू को महल में लाया जाता है। समय पूरा हुआ अंतर्यामी जी, सूरज सिर पर आ गया है। अब अपनी चुप्पी तोड़िए और बताइए, राजकुमारी का हार इस वक्त कहाँ है, या फिर जल्लाद को बुलाने का आदेश दूं? अरे महाराज, शांत हो जाइए। रात भर मैंने सितारों की चाल और ग्रहों की दशा का अध्ययन किया है। हार कहीं बाहर नहीं गया है, वो आपके अपने महल के भीतर ही है। महल के भीतर? पर सिपाहियों ने तो कोना कोना छान मारा था। महाराज, सिपाही दीवारों में देखते हैं, जमीन के नीचे नहीं। आपकी शाही रसोई में एक भारी पत्थर का सिलबट्टा रखा है। जाइए, उस सिलबट्टे को उठवाइए। हार वहीं आपका इंतजार कर रहा है। राजा के आदेश पर मंत्री तुरंत रसोई की ओर दौड़ता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। कुछ ही मिनटों बाद सेनापति हाथ में चमकता हुआ 9 लखा हार लेकर वापस आता है। अद्भुत, अविश्वसनीय। हमने आज तक ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं देखा। ब्राह्मण देव, आपने तो कमाल कर दिया। हम अपनी बातों के लिए माफी चाहते हैं। मंत्री, दामाद जी को स्वर्ण मुद्राओं की थैली और कीमती उपहार भेंट किए जाएं। अब तो राजू की इज्जत आसमान छू रही थी। राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली भेंट की।
अरे राजू बेटा, अब तो तुम यहीं रुक जाओ। राजा ने तुम्हें अपना राज ज्योतिषी बनाने का मन बना लिया है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जीजा जी, अब तो ऐश ही ऐश है, रुक जाइए ना। अगर यहाँ रुका तो अगली बार किसी ने कत्ल का पता पूछ लिया तो मैं तो सीधा सूली पर चढ़ूंगा। जान बची तो लाखों पाए, अब भागने में ही भलाई है। नहीं सासू माँ, मैं रुक तो जाता, पर अभी अभी मुझे घर से एक मानसिक संदेश मिला है कि मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। उन्हें मेरी सख्त जरूरत है। क्या माँ जी बीमार है? आपने बताया क्यों नहीं? अभी अभी तो पता चला है। माँ का नियम और माँ की सेवा सबसे ऊपर है। मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे अभी निकलना होगा। राधिका चलो। सासू माँ, मैं चलता हूँ, अगली बार आऊंगा तो सब देख लेंगे। प्रणाम। राजू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे पता था कि अंतर्यामी बनने का सुख छोटा है और फांसी का फंदा बहुत बड़ा। राजू ने राहत की सांस ली और ठान लिया कि अब कभी भी किसी के सामने अपनी दिव्य शक्ति का ढोंग नहीं करेगा। इस तरह एक सनकी दामाद अपनी किस्मत और एक इत्तेफाक की वजह से राजा का सबसे बड़ा ज्ञानी बनकर अपने घर की ओर सही सलामत लौट चला। उसने राजा के दिए हुए उपहार से एक अच्छा सा घर लिया और अपना जीवन सुखी से बिताया।